Welcome all. Today we will cover the chapter is matter around us pure. हमने इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको इजी वे में इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। कोलाइड्स ऑफ लिक्विड इन अ गैस आर कॉल्ड। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोलाइड्स जो होते हैं एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है और वो हम नेक्ड आई से खुली आंखों से विजुलाइज नहीं कर सकते, उनको नहीं देख सकते। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि गैस है, इन्होंने दिया है कि गैस में आप लिक्विड को मिक्स करिए, हमने कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, ये दोनों आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो मिक्सचर तैयार होगा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा एरोसॉल। ध्यान देना, ये क्या कहलाएगा? एरोसॉल। एक बात, अब इसमें जिसमें हम ये एज ए सॉल्वेंट है और ये एज ए सॉल्यूट है, तो इसमें हम लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं। तो जिसमें हम लिक्विड को मिक्स करते हैं तो इसमें मिक्स कर रहे हैं तो ये कहलाएगा डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। और इसमें मिक्स किया जा रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स मीडियम, समझ आ क्या होगा? तो ध्यान रखना है कि गैस में जो हम लिक्विड को मिक्स करते हैं या गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसे बोलते हैं एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल है फॉग। फॉग इज ए एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल। फॉग आपने देखा होगा किसी पार्टी में जब उस प्रेशर से बंद होता है, जैसे ही हम कैप को खोलते हैं और स्प्रे हो जाती है, सब में खुशबू फैल जाती है। तो एरोसॉल का एग्जाम्पल कौन है? फॉग। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉग इज। अभी मैंने बताया तो फॉग किसका एग्जाम्पल है? एरोसॉल का। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर? सोडा वाटर। सोडा वाटर में कौन मिक्स होता है, कौन घुला हुआ होता है, ये बताना है। पहले ध्यान देना, सोडा वाटर होता है क्या है? सोडा वाटर होता है कार्बोनिक एसिड, यानी कि H2CO3, ये होता है सोडा वाटर का फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, CO2 को वाटर से रिएक्शन करा दें। ये CO2 की रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं, क्या बनेगा? ये बन जाएगा H2CO3। ओके, क्या बनेगा? H2CO3, जो कि क्या कहलाता है? सोडा वाटर या कार्बोनिक एसिड। ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगा? कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सोडा वाटर में कौन घुला होता है? ये CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, ध्यान रखना है, ठीक। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन सोडा वाटर? सोडा वाटर में कौन सॉल्युबल है? कार्बन डाइऑक्साइड आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन पे आते हैं। एलोएस आर अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। देखो जब भी एलोएस का मिक्सचर होता है, जैसे ब्रास को ले लीजिए आप, क्या करें, हम ब्रास को ले लेते हैं। ब्रास किसका एग्जाम्पल होता है? ब्रास होता है कॉपर का और जिंक का मिक्सचर होता है। ब्रास को आप कभी देखिए तो उसमें कॉपर अलग नहीं दिखाई देता और जिंक अलग नहीं दिखाई देता। तो जो मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, एक यूनिफॉर्म दिखते हैं, होमोजेनियस दिखते हैं, तो उसे बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसका आंसर होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो केमिकल नेचर ऑफ ऑल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ प्योर सब्सटेंस इज। देखो होता क्या है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक ही तरह के यूनिफॉर्म पार्टिकल, यानी एक जैसे पार्टिकल, यानी आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो सेम पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मैटर इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी कंपोनेंट्स? तो मैटर, देखिए कम से कम मैटर दो कंपोनेंट्स तो मिलकर बना ही होता है, और वो दो कंपोनेंट्स कौन होते हैं? एक होता है एटम, एक कौन होता है? एटम, और दूसरा होता है मॉलिक्यूल। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, एटम है फंडामेंटल पार्टिकल। क्यों? क्योंकि एटम अपने आप में कंप्लीट है, इसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता। नहीं, एटम क्या है? एटम जो है जो मैटर है वो किससे मिलके बना होता है? दो पार्टिकल से मिलके बना होता है, एटम मॉलिक्यूल। तो एटम क्या कहलाता है? अपना फंडामेंटल कंपोनेंट कहलाता है, और एटम से ही कौन मिलके बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान रखना है, ठीक है। एटम फंडामेंटल क्यों कहलाता है? क्योंकि एक बेसिक कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से मॉलिक्यूल बनते हैं, और मॉलिक्यूल को मिक्स करके मॉलिक्यूल, कई सारे मॉलिक्यूल बनके कंपाउंड बनाते हैं। ध्यान रखना है, कंपाउंड मॉलिक्यूल का जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वो कौन है? एटम, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गए, एटम और मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे? आपका एक मैटर बनाएंगे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस एंड वाटर सॉल्यूशन? तो गैस और वाटर सॉल्यूशन, अभी मैंने बताया आपको, गैस और वाटर सॉल्यूशन कौन है? H2O का मिक्सचर कौन है? अभी तो बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलकर और H2 क्या बनाते हैं? सोडा वाटर। ये रहा कार्बोनिक एसिड, तो आंसर हो जाएगा सोडा वाटर, ओके। नेक्स्ट है सेवन क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमने सिक्स करा, अब सेवन क्वेश्चन, ये रहा सेवन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलॉय? अब इसमें देखिए, ब्रास मैंने बताया कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। स्टील, आयरन यानी कि Fe, और
कार्बन का मिक्सचर होता है, Fe और और ब्रोंज किसका होता है, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, ये टिन। लेकिन आयरन अपने आप में एक सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस जो कि कंप्लीट है, ठीक है। तो आयरन जो है आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन है, तो इसमें एलॉय कौन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है टिन, इसका आयरन नहीं है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल इमल्सन। देखिए इमल्सन क्या होता है, इमल्सन भी आपका एक कोलाइडिंग प्रॉपर्टी है जिसमें पार्टिकल्स नहीं आंखों से दिखाई देते हैं। जैसे एयरसॉल एक फॉर्म थी ना किसकी, गैस और लिक्विड की, तो ऐसे इमल्सन लिक्विड लिक्विड की फॉर्म होती है। ये देखो लिक्विड प्लस लिक्विड की फॉर्म होती है, जहाँ लिक्विड और लिक्विड मिलकर कोलाइड बनाए तो वहाँ पर बनता है आपका क्या, इमल्सन। क्या बनता है, इमल्सन। तो यहाँ पर कौन बना, यहाँ पर मिल्क बना इमल्सन। कैसे, फैट ड्रॉप्स होती हैं उसमें मिल्क में, और लिक्विड होता है जो भी, तो लिक्विड और प्लस फैट ड्रॉप जो भी फैट होता है मिल्क में, वो मिलके क्या बनाते हैं, मिल्क बनाते हैं, तो इसे बोलते हैं इमल्सन। तो आंसर हो जाएगा आपका मिल्क, ठीक है, ओके। ब्रास इज अ टाइप ऑफ एलॉय। ब्रास भी मैंने आपको बताया, ब्रास किसका, ये देखिए यहाँ पर देखिए 7 क्वेश्चन पे देखिए, कॉपर और ये मैंने जिंक लिखा है, ठीक है, ये कॉपर। तो ब्रास किसका है, कॉपर और जिंक, ये इसका आंसर हो जाएगा 9 का। 10 पे आइए, ये रहा 10 क्वेश्चन, यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, ये हो गया। अच्छा, एक्सरेज आर डिस्कवर्ड बाय हुम। तो एक्सरेज किसने डिस्कवर करी थी, तो एक्सरे को डिस्कवर करने वाले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विलहेम। ये देखिए विलहेम, विलहेम कोनराड, कोनराड रोएंटजन, ये इनका पूरा नाम था। इन्होंने जो है एक्सरे को डिस्कवर करा। एक्सरे क्या करती है, एक्सरे जो होती है एक ऐसी रे होती है जो ह्यूमन बींग्स की बोन्स में जाकर एक फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज बना देती हैं उसको। जब एक्सरे कहा जाता है ना कि एक्सरे करा दो, तो एक्सरे जब किया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है एक्सरे का, ठीक है। तो किसने इसको डिस्कवर करा था, रोएंटजन ने। होता है क्या है, एक्सरे जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज को फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट पे बना देती हैं, तो हम कहते हैं उसको एक्सरे की स्लेट या एक्सरे का एक कंप्यूटर से निकला हुआ पेपर हमें मिलता है, ठीक। तो ध्यान रखना है कि एक्सरे बट डिस्कवर्ड बाय हुम, रोएंटजन ने, ठीक है। इसका यूज क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, मेडिकल फील्ड में इसका यूज होता है। P32, अब P32 क्या है, P32 यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, देखिए P32 एक रेडियो एक्टिव, P32 क्या है, एक रेडियो एक्टिव क्या है, आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ध्यान रखना है क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। और इनमें अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, इसलिए इनको जो हम बोलते हैं क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ल्यूकेमिया एक कैंसर होता है, ये एक तरह से ब्लड का कैंसर होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ये ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। तो ब्लड में जो टिश्यूज होते हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं, सेल्स होते हैं जो ये ब्लड कैंसर को बढ़ावा देते हैं, उसको P32 से हम क्या करते हैं, P32 रेडियो एक्टिव एलिमेंट की यहाँ से बीम जाती है, रे जाती है, और उन टिश्यूज को, सेल्स को जो ब्लड कैंसर को बढ़ाती है उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ध्यान रखना है कि P32 यूज्ड होता है एज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डिस्ट्रॉय द टिश्यूज और सेल्स ऑफ ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। आयोडीन 131 का भी यही, आयोडीन 131 भी क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ध्यान रखना है। जैसे फास्फोरस 32 था, ऐसे आयोडीन I4 आयोडीन, तो ये भी आपका ल्यूकेमिया में यूज़ होता है। सेम इसका एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आते हैं 13 क्वेश्चन पे, देखिए विच रे हैज़ हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। अभी मैंने बताया कि एक्सरे जो होता है वो आपका मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है, लेकिन गामा रेज जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा, ये 3 रेज नहीं, गामा जो है न्यूट्रल होती है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो गामा रेज का भी यूज़ हम मेडिकल फील्ड में करते हैं, ठीक है। तो गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान रखना है इसको। 14 क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपको ध्यान अच्छे से पता होगा कि ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, अंदर होता है इसका ये न्यूक्लियस, ये क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ओके। नेक्स्ट 15 पे आते हैं,
बाई मेथड सेपरेशन इंक कलर्स इज डन। देखिए एक क्रोमेटोग्राफी फिनोमेना होती है, हम एक मेथड अपनाते हैं, उसमें क्या होता है जहाँ भी इंक जो होता है उसमें कलर्स को अलग कर लिया जाता है। जैसे डाई होती है, डाई में मिक्स होता है जो भी, तो हम क्या करते हैं उस पर एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं और फ़िल्टर पेपर लेकर हम क्या करते हैं उस इंक को अलग कर लिया जाता है, उस कलर को अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, 17 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ध्यान देना है, केमिकल चेंज। सॉइंग वुड, ये एग्जाम्पल नहीं होगा। वुड टिके, देखिए धीरे धीरे लकड़ी खत्म होने लगती है, जो वुड है वो क्या होता है आपने देखा होगा खत्म होने लगती है। क्यों? उस पर केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, किसकी? मॉइस्चर से होती हैं। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से होती है। जैसे ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन मॉइस्चर कंट्री आयरन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या होता है, एक ह्यूमिडिटी से यानी कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर यानी ऑक्सीजन लेकर रिएक्शन हो जाती है, तो वहाँ पर कोरोजन होने लगता है। कोरोजन मतलब धीरे 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 वो जो ऑक्सीडाइज होने लगती है आयरन, उसको ईटन अप खाने खुद खत्म होने लगती है धीरे धीरे। तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन ये है कि वुड डिके क्या है? केमिकल चेंज है। हैमर अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड। हम क्या करें, एक हथौड़े को लें और एक नेल से हम लकड़ी कई टुकड़े कर दें, तो फिजिकल चेंज है, वो केमिकल चेंज नहीं है। अगला है वुड बर्निंग। हाँ, ये बात सही है, लकड़ी जभी जलती है जब उसमें ऑक्सीजन हेल्प करती है, तो ऑक्सीजन की हेल्प से ही वुड जो है बर्न होती है। तो इसमें दो चेंज है ना, कौन से? एक तो ये वुड डिके और ये आपका वुड बर्निंग, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? केमिकल चेंज के। सॉइंग वुड और वुड डिके, ये हैमर नेल, ये आपके दोनों एग्जाम फिजिकल चेंज के हैं, लेकिन सेकंड और फोर्थ ये सी वाला ऑप्शन होगा। क्या है इस सेकंड और थर्ड आपका? केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ओ, फिजिकल चेंज इसमें कौन? रेस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने अभी बताया। आयरन क्या करता है? आयरन जो है Fe2O3 करके एक लेयर बना लेता है जो भूरे कलर की हो जाती है, आपने ध्यान दिया होगा। जैसे ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं वो खड़े खड़े कैसे होते हैं, भूरे ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो वो रस्टिंग होने लगती है, वो कोरोजन प्रोसेस है जो कि केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? कोरोजन। अच्छा, यहाँ पर है मेकिंग अ न्यू मिक्सचर ऑफ एडिंग जिंक टू मेटल, इसे बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। ये क्या कहलाता है? गैल्वनाइजेशन। ये भी आपका क्या है? ये भी एक केमिकल चेंज है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मेल्टिंग ऑफ एन आयरन मेटल, आयरन मेटल का बेंड हो जाना, सॉरी मेल्ट हो जाना, ये भी मेल्ट हो जाना भी क्या है? आपका केमिकल चेंज है। लेकिन बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड का बेंड करना, आप चाहे प्रेशर लगाएं चाहे उसको गर्म करके करें, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। तो ये आंसर जो है डी हो जाएगा इसका 18 का। ओके, तो आई होप, मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। जो आपके फ्रेंड्स को नीड हो आप उनको भी शेयर करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी काम आने वाले हैं। तो थैंक्स वेरी मच टू सी दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।